नमस्कार। डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे भारत ने अरब सागर में क्यों उतारा आईएनएस विक्रांत। बात करेंगे अहमदाबाद में क्यों जारी है बुलडोजर एक्शन। जानेंगे ट्रूडो से बड़ी जीत हासिल करने वाले मार्क कार्नी आखिर कौन है। देखेंगे पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब कैसे हैं हालात। एक नजर डालेंगे राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे पर और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे भारत ने यूएन में उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में किया 1 लाख के इनामी नक्सली को ढेर, कई मामलों में था वांछित। 14 साल के वैभव ने रचा इतिहास। आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक लगाकर सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव। राजस्थान की शानदार जीत। राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली, कार रुकवाकर समर्थकों से भी मिले। वहीं कल पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के परिवार से करेंगे मुलाकात। राजस्थान में गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश, बिहार में आंधी बिजली गिरने का अलर्ट। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर एक्शन। 50 बुलडोजर और 36 डंपर ढहाने में लगे। मामला पहुंचा गुजरात हाईकोर्ट। मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रा के साथ छेड़खानी। कैंटीन में काम करने वाला कुक गिरफ्तार। स्टेज पर भाजपा नेता को पहचान नहीं सके डीएसपी तो मंगवाई गई सार्वजनिक रूप से माफी। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में बांद्रा स्थित एक शोरूम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां। बद्रीनाथ धाम में फोटो और वीडियो लेने पर 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका। स्कॉटियल डेथ केस में नाउम्र कैद की सजा निलंबित हुई और ना मिली बेल। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद से बचने के लिए दी जा रही पाठशाला। हिंदू युवतियों को सिखाए जा रहे सतर्क रहने के तरीके। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। इससे पाकिस्तान खौफ में है। उसने हाल ही में रूस और तुर्की सहित कई देशों से बात की। भारत ने पहलगाम हमले के बाद आईएनएस विक्रांत को भी समंदर में उतार दिया है। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो सकता है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी ने पाक से युद्ध के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी ने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। उनकी सेना में गुटबंदी है। अगर पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया तो वह 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान कई तरह की दिक्कतों से जूझ रहा है। उसका अफगानिस्तान से भी मसला चल रहा है। वह भारत के साथ सीधे तौर पर युद्ध नहीं कर सकता। इसकी संभावना बहुत ही कम है। लेफ्टिनेंट जनरल भंडारी ने बताया कि अगर पाकिस्तान युद्ध की बात नहीं सोच सकता है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल और लुब्रिकेंट होगा। पाकिस्तान के पास टैंक चलाने के लिए ज़्यादा तेल नहीं है। अगर भारतीय सेना अरब सागर का रास्ता ब्लॉक करती है तो पाकिस्तान की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसे तेल मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में आईएनएस विक्रांत बड़ी भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। अब भारत भी उसके लिए अपना एयर स्पेस बंद कर सकता है। पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद होने से काफ़ी नुकसान होगा। उसने भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया है, इससे भी नुकसान है। पाक अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए पैसा लेता है, लेकिन अब भारतीय फ्लाइट्स उसे बाईपास नहीं कर रही हैं।
अहमदाबाद प्रशासन ने सुबह सुबह अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किए अभियानों में चंडोला तालाब पर बनी अवैध झोपड़ियां और आलीशान फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है। नगर निगम की इस कार्यवाही के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभी भी जारी है। वहीं बता दें कि नगर निगम की इस कार्यवाही के खिलाफ स्थानीय लोग गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर एचसी ने सुनवाई करने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने बताया कि लल्लू बिहारी ने तालाब पर अवैध क्रमण कर आलीशान फार्म हाउस बनाकर खड़े कर दिए थे, जहां पर अवैध रूप से आने वाले बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया जाता था। 3 दिन पहले यहीं से 1000 से ज्यादा संदिग्ध अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया था। अब इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन और नगर निगम की टीम ने 50 से ज्यादा बुलडोजर तैनात किए थे। इससे पहले सोमवार को पुलिस महानिर्देशक विकास सहाय ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत अब तक करीब 450 बांग्लादेशी नागरिक गुजरात में अवैध रूप से रह रहे पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने करीब 6500 अवैध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके बारे में संदेह है कि वे पड़ोसी देश के नागरिक हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि बंगाल बास एक ऐसा इलाका है जहां कई अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। इनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई है, पहले भी तोड़फोड़ की गई है और 3 दिन पहले पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया था, जिसमें 180 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई थी और ये प्रक्रिया जारी है। वहीं अहमदाबाद नगर निगम की इस कार्यवाही के खिलाफ स्थानीय लोग गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए नगर निगम की कार्यवाही को चुनौती दी। हालांकि हाईकोर्ट ने स्थानीय लोगों को राहत न देते हुए नगर निगम की कार्यवाही पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और याचिका को ही खारिज कर दिया। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 1 महीने पहले ही जस्टिन ट्रूडो से सत्ता की बागडोर संभाली थी और अब उन्होंने आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। लिबरल पार्टी की इस वापसी को असंभव सी जीत कहा जा रहा है, खासकर तब जब आर्थिक स्थिरता और अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते चुनाव के केंद्र में थे। इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। मार्क कार्नी मार्च में प्रधानमंत्री बने जब ट्रूडो ने इस्तीफा दिया था। खास बात ये रही कि उस वक्त उनके पास संसद में कोई सीट नहीं थी। वो कनाडा के इतिहास में ऐसे केवल दूसरे प्रधानमंत्री बने जिनके पास हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने ओटावा के पास नेपियन सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कार्नी मूल रूप से राजनेता नहीं है, बल्कि पेशे से अर्थशास्त्री रहे हैं। उन्होंने साल 2008 से 2013 तक बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के तौर पर काम किया। जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, इसके बाद वे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बने और वहां साल 2020 तक अपनी सेवाएं दी। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति थे। कार्नी ने साल 2011 से 2018 तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के चेयर के तौर पर वैश्विक आर्थिक नीतियों में भी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वे 2019 से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस भी रहे हैं। मार्क कार्नी का जन्म कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के एक छोटे से कस्बे फोर्ट स्मिथ में हुआ। उनके 3 दादा दादी आयरलैंड के काउंटी मेयो से थे। उनके पास कनाडा और आयरलैंड की दोहरी नागरिकता थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि वे केवल कनाडाई नागरिक रहेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने आइस हॉकी खेली और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री ली। इस चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां बड़ा मुद्दा रहीं। आपको बता दें कि ट्रंप ने न सिर्फ कनाडाई वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया, बल्कि यहां तक कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। कार्नी ने इन बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बतौर केंद्रीय बैंकर और G20 सदस्य वे पहले ट्रंप कार्यकाल के दौरान उनके आर्थिक फैसलों के प्रत्यक्ष गवाह रह चुके हैं।
रायबरेली से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोलर प्लांट का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचे। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश सिंह, सपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी आदि ने भी भाग लिया। बैठक में 78 विभागों के अफसर मौजूद रहे। इसके पहले सांसद राहुल गांधी लखनऊ से बाई रोड बरेली के लिए रवाना हुए। हर बार की तरह इस बार उन्होंने बछरावा के चिरुवा मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की और उनका काफिला रायबरेली की ओर निकल पड़ा। आपको बता दें कि रायबरेली पहुंचने पर राहुल गांधी ने सबसे पहले कुंदनगंज में विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद राहुल का काफिला रायबरेली शहर की ओर चल पड़ा। सिविल लाइन चौराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट के बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए। अब आपको बता दें कि दिशा की बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश सिंह, सपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक उमेश द्विवेदी आदि ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के बछरावा क्षेत्र के विशाखा इंडस्ट्रीज कंपनी में कामकाज का जायजा भी लिया। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से पहले वहां पोस्टर बार भी देखने को मिला। जिले के हरचंदपुर क्षेत्र में रात में राहुल के खिलाफ कुछ होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे। पहलगाम आतंकी हमले से भड़के भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इंडियन डिप्लोमेट योजना पटेल के द्वारा भारत का पक्ष यूनाइटेड नेशंस में रखा गया। नाम लिए बिना उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल टेलीविजन पर पूरी दुनिया के सामने आतंकवादियों को ट्रेनिंग और फंड देने की बात कबूली है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, भारत को कमजोर करने के लिए आतंकी गतिविधियां कर रहा है, भारत पर निराधार आरोप भी लगा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को खूब सुनाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव का माहौल बना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले से भारत भड़का हुआ है और पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए आतुर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। भारत पाकिस्तान सीमा पर भी तनाव का माहौल है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना चाहता है। इसके लिए भारत दुनिया भर के देशों से समर्थन जुटा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दुनिया भर के 100 देशों के राजनयिकों को बुलाकर बातचीत भी की गई। जी हां, बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को देखकर भारत सरकार, भारतीय सेना और देशवासी गुस्से में है। पहलगाम के मृतकों का बदला लेने के लिए बेताब है। भारत इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है ताकि वह भविष्य में इस तरह की हिमाकत ना कर पाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया भर के देशों को संबोधित करते हैं और भारत अपने दुश्मन को सबक सिखाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा और दुश्मनों को अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।